तो हे पीपल, आज हम जो है वो गुडविल का टॉपिक जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। आज हम जो है वो गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से रिवाइज करेंगे। देखो, गुडविल जो है ना, अगर कोई भी बिजनेस है, अगर उसका अच्छा नाम है, उसकी अच्छी रेप्यूटेशन है, बिजनेस है उसका अच्छा नाम है, उसकी रेप्यूटेशन अच्छी है, तो क्या होगा, उसके सेल इंक्रीज होगी, उसकी प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होंगे। सर, ये तो हमारे को पता है कि सर जो है वो उसकी सेल इंक्रीज होगी और उसके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होंगे। और ये जो जिस रेप्यूटेशन की वजह से उसके जो है वो सेल इंक्रीज हो रही है और प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसी को जो है वो क्या, उसी रेप्यूटेशन को क्या बोला जाता है, गुडविल जो है वो बोला जाता है। और और सर और सर जो है वो और थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन कर दो। देखो, जो फ्यूचर होता है ना बिजनेस का, वो इसी रेप्यूटेशन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। अगर जो है वो बिजनेस की रेप्यूटेशन अच्छी होगी, तो बिजनेस का जो फ्यूचर है ना वो और अच्छा होगा। तो ये सारा का सारा जो फ्यूचर है वो किस बात पे डिपेंडेंट होता है, गुडविल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। सर, गुडविल जो है वो क्या करती है, गुडविल जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की तरफ मदद करती है। जो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं ना, उसकी तरफ जो है ना कस्टमर जो है वो क्या होता है, खींचा चला आता है कि हाँ, मेरे को जो है वो इसी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर मान लो कोई भी बिजनेस फर्म है, बिजनेस फर्म जो है वो अगर वो कॉन्टीन्यूसली अच्छा कर रही है और वो अच्छे प्रॉफिट कमा रही है, वो किस वजह से कमा रही होगी, आपको क्या लगता है? वो गुडविल की वजह से कमाती है भाई, वो गुडविल की वजह से कमाती है। और सर, गुडविल जो है वो कहाँ पर शो करी जाती है? गुडविल जो है वो एसेट साइड पर जो है वो शो करी जाती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पर शो करी जाती है। और कौन से हेड के अंदर शो करी जाती है? फिक्स्ड एसेट के अंदर। सर, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्यों शो करी जाती है? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इसीलिए शो करी जाती है क्योंकि वो एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि ये हमारे को आगे आने वाले मोर देन 1 ईयर जो है वो उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड जिस भी चीज़ का हमारे को 1 ईयर से ज़्यादा का बेनिफिट मिलता है, वो हमारे लिए जो है वो क्या हो जाती है, वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट बन जाते हैं। और जो इनका बेनिफिट जो है वो हमारे को शॉर्ट पीरियड के अंदर होता है, वो हमारे को जो है वो करंट एसेट्स जो है वो कहलाए जाते हैं। सर गुडविल जो है वो हर केस के अंदर जो है वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करी जाती है? नहीं। गुडविल जो है वो तभी हम उसे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ओनली अगर हमने उसके लिए कोई कंसिडरेशन जो है वो, कोई पैसा जो है वो उसे पे किया है उसको एक्वायर करने के लिए। सर, पैसा पे करा है मतलब, या फिर मनी वर्थ पे करी है। मनी वर्थ का मतलब है कि मतलब जिसकी वैल्यू जो है वो मनी के अंदर जो है वो लगाई जा सके। अगर मान लो कोई भी बिजनेस है, अगर हमने उसे जो है वो किसी प्राइस के अंदर एक्वायर करा है और उस बिज़नेस के अंदर कुछ और नेट एसेट्स लगे हुए हैं, उस बिज़नेस के नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ जो हैं वो मान के चलो 1.5 लाख रुपए के हैं, और हमने उसके लिए परचेज कंसिडरेशन पे करी है 2 लाख रुपए की। इसका मतलब क्या है? ये जो एक्सेस 50,000 है, हम पागल तो थोड़ी हैं कि जो हमने एक्सेस 50,000 पे कर रखे हैं। बिल्कुल सही, हमने ये जो एक्सेस 50,000 रुपये जो पे करें, ये गुडविल के नाम के पे करें उस बिज़नेस को, कि उस बिज़नेस की जो है वो गुडविल है, हमने उसे गुडविल के नाम के जो है वो पे करे हैं। सर, ये तो समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो आ जाती हैं गुडविल की। देखो, गुडविल की बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, बट मैं जो है वो आपसे कहूँगा कि आप जो है वो कौन सी गुडविल की डेफिनेशन जो है वो याद करो। गुडविल की आप जो है वो, ये डाइक्से की जो डेफिनेशन है ना, ये जो है वो गुडविल जो है वो, इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो आपको याद करनी है कि अगर कोई भी बंदा है वो गुडविल के लिए पे कर रहा है, वो किस चीज़ के लिए पे कर रहा है? वो कुछ ऐसी उस चीज़ के लिए पे कर रहा है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन जो है वो अच्छी हो जाएगी और उसको जो है वो प्रॉफिट जो है वो अच्छे कमाने के लिए मिल जाएंगे, जो कि अगर वो एफर्ट्स करता तो जो है उसको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते तब जाकर मिलती। लेकिन अब जो है वो उसे कैसे मिल रही है? क्योंकि रेपुटेशन वगैरह की है, तो इसी वजह से जो है वो मिल रही है। तो इसी को जो है वो क्या कहा जाता है? गुडविल जो है वो कहा जाता है। तो आपको प्रोफेसर डाइक्से की जो है वो डेफिनेशन जो है वो याद करनी है गुडविल की। ठीक है सर, हमारे को जो है वो ये समझ में आ गया कि हमारे को जो है वो डाइक्से की डेफिनेशन जो है वो याद। इसके बाद जो हमें कॉन्सेप्ट जो है वो सीखा था, वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। आइए फटाफट जो है वो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल के अंदर हमने जो है वो 5 पॉइंटर्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फेवरेबल लोकेशन। अगर बिजनेस जो है वो अच्छी लोकेशन के अंदर होगा, तो हम जो है वो अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर्स का जो है वो आना जाना जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारी जो है वो गुडविल जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी गुडविल जो है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। सर, सेकंड पॉइंट आ जाता है क्वालिटी का। सर, क्वालिटी और गुडविल का क्या लेना देना है? देखो, अगर मान लो फर्म जो है वो उसकी अच्छी रेपुटेशन होगी क्वालिटी की, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत जल्दी रीडली सेल कर पाएगी। एंड उसी रीडली सेल को ही जो है वो हम गुडविल कहते हैं।
और इसकी वजह से हमारी जो है वो गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हमारी, तो हमारे को जो है वो क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की अच्छी रखनी चाहिए, खराब नहीं, अच्छी रखनी चाहिए। अच्छी रखोगे तो हमारी गुडविल जो है वो कस्टमर कहेगा यार इसी के पास जाते हैं। ये तो हमारी ऑब्वियस सी बात है। हम जो है वो कहाँ पर जो है वो कौन सी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर क्वालिटी अच्छी होती है, जहाँ पर जो है सब कुछ अच्छा होता है। भले ही हमारे को जो है वो 2 पैसे जो है वो ज़्यादा देने पड़े, लेकिन हम जाते वहीं हैं जहाँ पर जो है वो क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो हमारा एक पॉइंट हो गया क्वालिटी का। एक आ जाता है हमारे पास मार्केट सिचुएशन का। देखो गुडविल जो है वो ना टेंड्स टू बिल्ड वहाँ पर ज़्यादा अच्छी हो जाती है जहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है। यार देखो हम ही हैं वहाँ पर, और कोई है ही नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन है, या फिर वहाँ पर लेसर कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, मतलब ए और बी, और जो है वो 2 ही कॉम्पिटिटर है, हम तो जो है वो कंपटीशन भी कम है, तो बिजनेस जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएगी, और जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स वो कमा पाएगी तो हमारी जो है वो गुडविल भी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है सर, हमने मार्केट सिचुएशन का मतलब समझ लिया। एक आ जाता है हमारे पास रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। जो बिजनेस ज़्यादा रिस्क जो है वो लेने की चेष्टा रख रही है, देखो जनरली ना सारे बिजनेस जो है वो ना रिस्क नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि यार डर लगा रहता है, यार अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। लेकिन जो बिजनेस जो है वो रिस्क अगर ज़्यादा लगा रहे हैं यूजुअल से, तो उस केस के अंदर क्या होता है, उनको रिटर्न भी उतना अच्छा मिलता है और हमारी जो गुडविल है वो भी अच्छी होती है। ठीक है सर, ये मार्केट सिचुएशन समझ में आ गया। एक आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस। देखो गुडविल जो है वो ना नेचर ऑफ बिजनेस पे जो है वो डिपेंडेंट होती है। अगर हमारा जो बिजनेस का नेचर ऐसा है कि हम हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं ना, तो हमारी गुडविल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो हमने 5 पॉइंटर्स जो है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है सर। अब सर जो है वो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, कि गुडविल के वैल्यूएशन की जो है वो रिक्वायरमेंट क्यों जो है वो ज़रूरत हमें महसूस हुई। देखो गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो कब अराइज होती है, जब हम जो है वो बिज़नेस को सेल कर रहे होते हैं। हम जब बिज़नेस को बेच रहे हैं ना, तो गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। देखो हम जो है वो नेट एसेट्स के लिए तो पैसा लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लेंगे। और वो किस नाम का लेंगे? हम गुडविल का नाम का लेंगे। हमारी यार रेपुटेशन है, हम अपना बिजनेस बेच देंगे सामने वाले पर्सन से, हम जो है वो हम अपनी रेपुटेशन का पैसा नहीं लेंगे कि जो हमने जो है वो बिजनेस के अंदर डेवलप करी हुई थी इतने साल जो है वो। हाँ, तो फिर उसके लिए हमारे को जो है वो गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सर मैंने कहा हाँ हाँ। सर एक बात बताओ सर, इसको जो है वो थोड़ा और हमें जो है वो रिवाइज करा दो इस टॉपिक को। देखो जब भी जो है वो ना म्यूचुअल राइट जो पार्टनर के ना चेंज हो जाते हैं ना, तो कोई ना कोई पार्टनर जो है वो ना सेक्रीफाइस हो रहा होता है। सर पार्टनर सेक्रीफाइस हो रहा होता है इन द सेंस, सर पार्टनर सेक्रीफाइस हो रहा होता है इन द सेंस कि जो है वो किसी पार्टनर को जो है वो नुकसान हो रहा होता है। नुकसान क्यों हो रहा होता है? क्योंकि क्योंकि जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो अराइज हो गई हैं। वो सिचुएशन जो है वो मैं अभी आपको रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन सी जो है वो 6 सिचुएशन होती हैं जहाँ पर जो है वो कोई ना कोई पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस वगैरह हो रहा होगा, और उस पार्टनर को जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है तो उसको जो है वो हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, उसे जो है वो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो उस कंपनसेशन को कब हम जो है वो कंप्यूट कर पाएंगे? जब हम जो है वो गुडविल जो है वो निकालेंगे। देखो जैसे ए और बी जो है वो 2 पार्टनर्स थे, ठीक है। अगर मान लो जो है वो सी जो है वो आ गया फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर इन दोनों जो है वो पार्टनर्स में से जो भी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, सी जो है वो उसे कंपनसेट करेगा। सी जो है वो जो न्यू एडमिशन जो है वो, आप ये सारा कुछ जो है वो ना एडमिशन वाले जो है वो टॉपिक के अंदर आप पढ़ोगे, जहाँ पर जो है वो नया पार्टनर जो है वो एडमिट हो जाता है, तो सेक्रीफाइस जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो को कंपनसेट करा जाता है बाय द गेनिंग पार्टनर। सर ये जो म्यूचुअल राइट्स आपने बताया, सर ये म्यूचुअल राइट चेंज कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर हो जाता है? यहाँ पर 6 सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमारे म्यूचुअल राइट जो है वो चेंज होते हैं। सर वो कौन कौन सी जो है वो 6 सिचुएशंस जो है वो आ जाती हैं? देखो अगर मान लो जो है वो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है, तब हमारे म्यूचुअल राइट जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है सर, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगर मान लो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तब जाके हमारे एक तरह से म्यूचुअल राइट चेंज हो रहे हैं। अगर मान लो रिटायरमेंट हो जाता है, तब हमारे जो है वो माना जाता है कि हमारे म्यूचुअल राइट चेंज हो रहे हैं। अगर डेथ हो रही है तब, अमलगमेशन हो रहा है तब, या फिर हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो बेच दिया गया है, वो सोल्ड हो गया है, तो जाकर जो है वो हमारे म्यूचुअल राइट जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है सर, ये हमारे को सबको समझ में आ गया कि हमारे को जो है वो गुडविल की वैल्यूएशन की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो 6 केसेस के अंदर पड़ती है। कौन कितने केसेस के अंदर पड़ती है? 6 केसेस के अंदर जो है वो हमारे को गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, मेथड जो है वो हमने सीखे थे गुडविल के वैल्यूएशन के। कितने मेथड से गुडविल के वैल्यूएशन के? देयर आर 3 मेथड्स। एक तो था हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक था हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक था हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। सर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या पढ़ा था? देखो ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है ना,
वो हमारी इस अजम्पशन के ऊपर होता है कि हमारी जो न्यू बिजनेस फर्म है ना, हमारे को मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा ये रहा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दो टाइप के होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो इस अजम्पशन पर होता है कि जो न्यू बिजनेस फर्म है ना, वो हायर प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर अर्न नहीं कर सकती। इस अजम्पशन के ऊपर वो बेस्ड होता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, गुडविल को ना 5 ईयर्स के बेसिस पर जो है वो हम जो है वो कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। सर एक बार जो है वो आप नोट दिखा दो। ये देखो जो वो यहाँ पर जो है वो हम अजम्पशन जो है वो नॉट बी एबल टू अर्न द हायर प्रॉफिट्स, तो इसीलिए जो है वो हम गुडविल जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस के बेसिस पर जो है वो हम कंप्यूट करते हैं। मान लो जो है वो हमारे पास 3 साल दे रखे हैं, 2 लाख रुपए की मतलब पिछले से पिछले साल के अंदर 2 लाख रुपए की जो है वो प्रॉफिट से, उससे पिछले साल में 1.5 लाख के थे और उससे पिछले साल में जो है वो 1 लाख के थे। ठीक है, पिछले से पिछले साल, और ये जो है वो ये ऐसे करके आ गया। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे, 2 लाख प्लस में 1.5 लाख प्लस में 1 लाख डिवाइडेड बाय 3। 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 ईयर्स हैं। और फिर गुडविल जो है वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, ये जो एवरेज प्रॉफिट्स आएगा इसे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है, देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है हम जो है वो ना इतने एक्सपेक्टेड है कि हम जो है वो ना इतने टाइम पीरियड के अंदर ना ये जो एवरेज प्रॉफिट्स है ना वो हम जो है वो कंप्यूट कर लेंगे। अगर हम जो है वो अपने एफर्ट्स जो है वो डालेंगे, उसे बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और यूजुअली ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। इसके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करे हुए हैं। ठीक है सर, हमने जो है वो 6 केसेस जो है वो ऑलरेडी जो है वो अभी हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से 6 केसेस होते हैं जहाँ पर म्यूचुअल राइट्स अफेक्ट होता है, चेंज इन पीएसआर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ, अमलगमेशन, या फिर जो है वो ये वाला केस आ जाता है जहाँ पर हमारे जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस को जो है वो सोल्ड कर दिया गया है। और हमने कितने मेथड पढ़ लिए, अभी हमने जो है वो एवरेज प्रॉफिट पढ़ा। अभी जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल एवरेज आ जाता है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाता है। देखो सबसे पहले हम जो है वो सिंपल एवरेज मेथड जो है वो हम सीख लेते हैं और उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर मेथड के अंदर हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स को। सर एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, देखो एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब है कि जो जितना प्रॉफिट, जो ऐसा प्रॉफिट फर्म का जो कि हमारे प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर मोटा मोटा तौर पे इतना प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ रहा है, उसे बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, और हम जो है वो गुडविल जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो है वो एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पर जो है वो निकालते हैं। सर समझ में आ गया, अभी आपने एग्जांपल भी दिया था 2 लाख, 1.5 लाख और 50,000, और हमारे एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे निकल जाएंगे अगर हम उन तीनों को जो है वो एवरेज कर देंगे। तीनों को जो है वो ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, 3 साल थे इसीलिए जो है वो हमारे एवरेज प्रॉफिट जो है वो आ गए। देखो एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए ना सबसे पहला स्टेप जो है वो आ जाता है हमारे पास। देखो एवरेज प्रॉफिट है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले जो है वो क्या निकालना पड़ता है, हमारे को जो है वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो है वो निकालने पड़ते हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है, देखो सर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो है ना उसको निकालने के लिए हमारे को कैसे निकालना पड़ेगा, हम जो है वो ऐड कर देंगे सारे के सारे नॉन रिकरिंग लॉसेस को। नॉन रिकरिंग लॉसेस को क्यों ऐड कर देंगे, ये ऐसे लॉसेज हैं जो माइनस हुए हुए हैं अभी हमारे प्रॉफिट्स में से, लेकिन ये माइनस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जैसे आग लग गई यार, ये तो अभी आग लग गई ना, इसने हमारे प्रॉफिट्स को अभी रिड्यूस कर दिया है, लेकिन हर साल तो नहीं आग लगेगी। तो यहाँ पर जो है वो ये माइनस हुआ है ना, इसको हम ऐड बैक कर देंगे उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए। आई होप आप इतने एनफ मैच्योर हो, आपको ये पता है कि अगर कोई चीज़ जो है वो माइनस हुई हुई है, अगर हम उसे इसका इफेक्ट जो है वो नलीफाई करना है तो हम उसी चीज़ को वापस ऐड बैक कर देंगे तो हमारा उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कोई भी नॉन रिकरिंग इनकम्स हैं वो हमारी ऐड हुई हुई हैं, अगर कोई चीज़ ऐड हुई हुई है और उसका इफेक्ट हमें नलीफाई करना है तो हम उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सर सही बात है। और जो है वो हमारे जो नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंसेस जो नॉर्मल बिजनेस नेचर के होते हैं वो तो हम डिडक्ट करेंगे करेंगे, और जो रिकरिंग इनकम जो नॉर्मल इनकम आ रही है बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर वो तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे। तो हमारा ऐसे करके जो है वो आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। सर आप एक बार जो है वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब जो है वो एक बार बता के फटाफट आगे बढ़ जाओ। देखो रिकरिंग का मतलब होता है जो नॉर्मल बिजनेस का जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, नॉन रिकरिंग का मतलब है नॉन रोज़मर्रा की नहीं है, जैसे लॉस हो गया, फायर का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो गए, तो ये सारे नॉन रिकरिंग है। और रिकरिंग का मतलब है जो होता रहता है। तो ऐसे करके जो है वो हमारा जो है वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट होने के बाद हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो है वो हम कैसे कंप्यूट कर लेते हैं, हम टोटल प्रॉफिट्स को जो है वो नंबर ऑफ ईयर से जो है वो डिवाइड करके हमारा जो है वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ सर, हमारा जो है वो ना टोटल प्रॉफिट जो है वो कैसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ उसको अगर हम उससे जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है वो कंप्यूट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हमारा जो है वो ये कंप्यूट होने के बाद
हमारे जब एवरेज प्रॉफिट्स आ जाते हैं उसके बाद हम डिटरमाइन कर देते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से, और ये क्वेश्चन के अंदर जो है वो जनरली दे रखा होता है। फिर हम गुडविल निकाल लेते हैं, वो एवरेज प्रॉफिट्स को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से, तो हमारी जो है वो वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो कंप्यूट हो जाती है। सर आपने जो है वो एक एग्जांपल भी जो है वो सिखाया था, वो भी सर आपने ना हमें ना रिवाइज करा दो। देखो एग्जांपल आ जाता है, जैसे मान लो अगर कोई प्रॉफिट है बिजनेस का, वो लास्ट 3 ईयर्स का दिया हुआ है, ईयर 2018, 19 और 20 का, ठीक है। अब जो है वो 2018 के अंदर वो प्रॉफिट जो है वो 20,000 का था, यहाँ पर 80,000 का था, और यहाँ पर 1,40,000 का था। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस जो है वो, या आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस था 20,000 रुपये का, और यहाँ पर एबनॉर्मल गेन इसके अंदर इंक्लूड हो रखा है, और यहाँ पर जो है वो 80,000 की मैनेजर की सैलरी इंक्लूडेड नहीं है। तो 2018 के करेक्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होंगे? देखो 2018 के करेक्ट प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अब नॉर्मल लॉस माइनस हुआ है इस प्रॉफिट के अंदर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सभी सही बोल रहे हैं, नहीं होना चाहिए, तो इसे ऐड बैक कर देंगे। और ये जो है माइनस हुआ है, मतलब ये ऐड हुआ है अब नॉर्मल गेन, लेकिन जो है वो ये तो अब हुआ है, इस साल हुआ है 2019 के अंदर, हर बार तो नहीं होता। इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए ये ऐड हुई है, और इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम इसे माइनस कर देंगे। और ये 80,000 है, ये तो रिकरिंग जो है वो नेचर का एक्सपेंस है, मैनेजर की सैलरी, ये नॉन रिकरिंग इनका नेचर का तो थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा 1,40,000 में से हमने 80,000 माइनस कर दिया, तो हमारी जो टोटल जो है वो प्रॉफिट्स आ गए 1,20,000 के। और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे निकाले जाएंगे, हम 1,20,000 को जो है वो 3 सालों के अंदर जो है डिवाइड करके हमने जो है वो एवरेज प्रॉफिट निकालना जो है वो सीख लिया। तो एडजस्टेड जो प्रॉफिट्स हैं उसे हमने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट्स आ गए। फिर हम जो है वो गुडविल कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के केस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मान के चलते हैं इस केस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारे को दे रखा था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो मान के चलो 4 ईयर है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मान के चलो अगर मान लो क्वेश्चन ने दे रखा होता नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते 4 से, और हमारी जो है वो गुडविल कितनी निकल जाती, 1,60,000 की निकल जाती। सर एक क्वेश्चन दिखा दो जहाँ पर जो है वो दे रखा होता है, देखो जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पर जो है वो दे रखा है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है। जैसे ये रहा मेरा एग्जांपल जहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बारे में दे रखा है कि 4 ईयर्स परचेज है, मतलब अपने पास एफर्ट्स करेंगे ना तो इतना ही प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट जो है वो हम कितने सालों के अंदर कमा लेंगे, 4 सालों के अंदर कमा लेंगे, उसे बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ना, उसको अगर हमारे को अब हमें गुडविल निकालनी है ना, तो गुडविल निकालने के लिए हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट्स को। और एवरेज प्रॉफिट्स तो मैंने आपको निकालना सिखा ही दिया कि कौन से जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है, नॉन रिकरिंग इनकम्स को क्या करना है। तो ये तो हमारे को जो है वो अच्छे से समझ में आ रखा है। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो डील आउट हो गया, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो डील हो गया। अब हमारे को जो है कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो है वो कॉन्सेप्ट अभी हमें पढ़ना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो हमारे को क्या बताता है, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी थी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की देखो जरूरत इसीलिए पड़ी थी, देखो कभी कभार क्या होता है प्रॉफिट जो है वो ना इंक्रीज या डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर जो है वो बढ़ रही होती हैं। सर ट्रेंड का मतलब क्या है, जैसे कभी 10% बढ़ रहे हैं, फिर जो है वो उसके अगले साल में जो है वो 5% से जो है वो बढ़ रहे हैं, ऐसा ये कुछ हो रहा है। जैसे मान के चलो पहले 20,000 थे, 10,000, 30,000, 10,000 बढ़े, फिर उसके अगले साल में जो है 35,000 जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये जो है ना सेम ट्रेंड के अंदर नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है 10,000 की बढ़ावट हुई और उसके बाद जो है वो 5,000 की बढ़ावट हुई है। तो ये बढ़ जो है वो ना सेम जो है वो प्रपोर्शन के अंदर नहीं रहे हैं। तो ये सेम प्रपोर्शन के अंदर जो है वो बढ़, सेम जो है वो ट्रेंड के अंदर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जो है वो जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा कर दें, सिंपल एवरेज कर दें, तो सिंपल एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो सर हम इतने एनफ मैच्योर है, सिंपल एवरेज का मतलब हमें पता है, जब हम इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने तीनों सालों को ना इक्वल वेट दिया है, 1/3, 1/3 एंड 1/3। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, हमारे को जो है वो इसके अंदर जो है वो तीनों को सेम वेट नहीं देना चाहिए। हमारे को जो है ना लेटेस्ट ईयर को ज़्यादा वेट देना चाहिए, क्योंकि यही जो है ना, यही जो है वो करंट हमारे को ट्रेंड शो कर रहा है। अब पता चलेगा इसी बेसिस के ऊपर जो है वो अब आगे आने वाले साल जो है वो हमारे को जो है वो पता चलता रहेगा कि कम हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है। जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो ना हमारे को इस प्रॉफिट को देखकर पता चल रहा है। तो हम जो है वो लेटेस्ट ईयर को ज़्यादा वेटेज देते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारे पास जो है 20,000, 30,000, 35,000 थे। अब ये क्वेश्चन के अंदर ना वेट असाइंड जो है वो ऑलरेडी जो है वो लिखा होता है कि वेट जो है वो हमने कैसे असाइन करने हैं। हम मान के चलो लेटेस्ट ईयर के अंदर, मैंने आपको बोला ही है, लेटेस्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं। ये 2020 है, इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है। 2019 को उससे कम जो है वो वेटेज दिया, और 2018 को उससे कम वेटेज दिया। वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है,
वैल्यू का मतलब यहाँ पर जो है वो क्या आ जाता है, वेटेड प्रॉफिट होता है। वेटेड प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है, अगर हम प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, अगर हम जो है वो वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट से। ठीक है सर, ये सर ये कौन सा स्टेप होता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ पर जो है वो हम जो है वो क्या कंप्यूट करते हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को जो है वो कंप्यूट करते हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो है वो सबसे पहले हमने कंप्यूट कर लिया। देखो सबसे पहले हमने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर लिया, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर लिए। सेकंड हमने वेट असाइंड कर दिए, वेट असाइंड जो है वो कर दिए। जैसे इस एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन जो है वो दे ही रखा होता है, क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा होता है कि ये वेट जो है वो आपको ना लेटेस्ट ईयर को 5 देना है, 5 टाइम्स वेट देना है, इसको 4 टाइम्स वेट देना है, 2017 को जो है वो 3 टाइम्स वेट देना है। तो ऐसा ऐसे ऐसे करके जो है वो वेट जो है वो असाइन करने क्वेश्चन ने दे रखा होता है। ये स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या कर दिया, स्टेप नंबर 2 के अंदर वेट असाइंड हो गए, और स्टेप नंबर 3 तो और भी ईजी है। यहाँ पर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट होगा उसे हम जो है वो अगर टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सर मैंने कहा हाँ हाँ, टोटल वेटेड प्रॉफिट जो है वो कैसे निकाला जाता है, अभी तो मैंने बताया कि अगर हम प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट जो है वो हम निकाल पाते हैं। और टोटल वेट्स कैसे निकालेंगे, जो ये वेट्स होंगे ना, जो इन्हें जितने टाइम्स हमने ईयर्स को जो है वो प्रेफरेंस दी है उसको हम ऐड कर देंगे, 3 4 5 6 6 है यहाँ पर 1,85,000 को अगर हम जो है वो 6 से डिवाइड कर देंगे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सर हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, सर क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते ही यही गुडविल का इक्वल अमाउंट होता है, नहीं, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर हमारी गुडविल आएगी। जैसे ये एग्जांपल था, इस एग्जांपल के अंदर हमने जो है वो कितने से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि हमारा जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो कितना है, 3 ईयर्स है। तो हमने जो है वो मल्टीप्लाई कितने से कर दिया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और हमने जो है वो गुडविल की वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर ली थी। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, हमारे को जो है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है समझ में आ गया। यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो अच्छे से समझ लिया कि यहाँ पर जो है वो हमारे को 4 स्टेप्स को, सिंपल 4 स्टेप्स को फॉलो करके हमारे को जो है वो गुडविल की जो है वो वैल्यू जो है वो कंप्यूट करनी होती है। इसके बाद जो अगला मेथड आ जाता है वो आ जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड का। सर सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो सुपर प्रॉफिट्स का मतलब होता है कोई भी एक्सेस प्रॉफिट जो भी बिजनेस ने अर्न करा है ना उसे सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर बोलूँ ना तो जो भी एक्चुअल अर्निंग जो बिजनेस ने करी है और जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड करी है, अगर मान लो कोई भी बिजनेस है वो कैपिटल एम्प्लॉयड करता है या फिर कोई भी कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है, उसके ऊपर वो नॉर्मल मोटा मोटा तौर पे एक परसेंटेज जो है वो एक्सपेक्ट करके चलता है। अब ये सारी परसेंटेज कहाँ से निकाली जाती है, जैसे मान लो टाटा है, वो रिलायंस सेम बिजनेस के अंदर वो देखेगा कि वो सेम बिजनेस के अंदर जो है इन्फोसिस है, इन्फोसिस जो है वो रिलायंस को देखेगी कि सेम बिजनेस के अंदर जो है वो रिलायंस कितना प्रॉफिट जो है वो कमा रही है, रेट ऑफ रिटर्न वो कितना कमा रही है कैपिटल एम्प्लॉयड पर, तो वो वहाँ से हमें फिगर मिल जाती है और हम उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करके हमारे को पता चल जाता है नॉर्मल प्रॉफिट मोटा मोटा तौर पे इतना प्रॉफिट जो है वो हमें कमाना ही चाहिए जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो लगाई हुई है। अगर हम जो है वो हम और एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमने निकालना ऑलरेडी सीखा हुआ है। अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो सुपर प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट हो जाते हैं। तो सर सुपर प्रॉफिट जो है वो एवरेज प्रॉफिट माइनस में जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो माइनस करने के बाद जो है वो हमारे को जो है वो क्या निकल जाता है, ये हमारे को निकल जाता है हमारा सुपर प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट हो जाते हैं। मैंने सर मैंने कहा हाँ हाँ सर फिर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे निकाले जाएंगे, देखो नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए हमें क्या करना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और 100 से डिवाइड कर देते हैं। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, एक बात बताओ ना, कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि जहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो एवरेज कैपिटल सर कभी कभार ऐसा भी तो होता है जहाँ पर जो है वो हमारे को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ती है। क्यों निकालनी पड़ती है, क्योंकि जो है वो हमारी जो है ना कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना चेंज होती रहती है, बिल्कुल सही है। तो उस केस में हमारे को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकालनी पड़ती है। सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो है वो दोनों की दोनों कैपिटल है ना उसको हमने जो है वो इक्वल वेटेज जो है वो असाइन करके हमने जो है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकाल ली है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ना 2 अप्रोचेस से निकाली जाती है, एक तो जो अप्रोच होती है लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एक होती है एसेट साइड अप्रोच से थ्रू निकाली जाती है। देखो लाइबिलिटी साइड अप्रोच का मतलब क्या है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच का मतलब है हमारे पास जो भी जितनी भी कैपिटल जो है फॉर्म ने इन्वेस्ट करी हुई है उसके अंदर रिजर्व्स ऐड कर देंगे, गुडविल माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करने का बेसिक लॉजिक यही है कि यार ये तो
देखो फिक्टिशियस एसेट तो फटी हुई जेब है, ये इतना तो पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो इसे हटा दो। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हमारी जो नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू जो है वो हमने पैसा जितना लगाया हुआ है उसमें नहीं लगाया हुआ, कहीं और पैसा लगाया हुआ है, नॉन ट्रेड नाम से स्पेसिफाई हो रहा है, तो इसीलिए हम उसे माइनस कर देते हैं। कैपिटल और रिजर्व का मतलब वो तो है ही है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसीलिए वो हम जो है वो ऐड ऑन कर देते हैं। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर। दूसरी अप्रोच कौन सी होती है? एसेट साइड अप्रोच होती है। एसेट साइड अप्रोच के अंदर हम सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं ना, लेकिन सारे के सारे एसेट्स में से हम गुडविल को नहीं लेते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेते और फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेते। अगर हम उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारी एसेट साइड आ जाएगी। सर कहीं आप मोटा मोटा तौर पे ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, उसमें से अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी? तो हमारे पास जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकल कर आ जाएगी। जैसे इस एग्जांपल के अंदर 900 रुपये हमारे फिक्स्ड एसेट से, करंट एसेट 200 थे, उसमें से हमने 100 रुपये माइनस कर दिए तो हमारी लाइबिलिटी साइड से भी 1000 आ गई, और जो है वो सॉरी एसेट साइड से भी 1000 आ गई, और जो है हमारी लाइबिलिटी साइड से भी 1000 ही आएगी। 900 प्लस में जो है वो हमारा जो है वो 200 है, 900 प्लस में 200 माइनस में जो हमारे 200 थी जो हमने गुडविल के अंदर लगाया हुआ था, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आ जाती है। ये सर हमने जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकाल ली। कैपिटल एम्प्लॉयड को जो है वो अगर हम जो है वो एवरेजली अगर हम उसे कंप्यूट करने के बाद हमने जो है वो सेकंड स्टेप क्या पढ़ा था? हमने जो है वो एवरेज एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट करे थे। एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स कंप्यूट करने के बाद हमने जो है वो क्या कर देते थे? हम नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट करते थे। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे कंप्यूट करे थे हमने? नॉर्मल प्रॉफिट्स कंप्यूट कैसे करे थे? जो हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी ना स्टेप नंबर 1 के अंदर, जो हमने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी, उन दोनों को एवरेज करके अगर हम जो है उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 100 से, तो हमारे को मोटा मोटा तौर पे इतना पता चल जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना फर्म को इतने पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि पैसा जो है वो इन्वेस्ट करा हुआ है बिजनेस के अंदर, तो इसीलिए तो हमारे को जो है वो एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट जो है वो कमाने चाहिए। देखो अगला स्टेप जो है वो आ जाता है हमारे को सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का। सुपर प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं? अगर हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस कर देंगे। सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है मतलब जो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाले थे ना, उसमें से अगर हम जो है वो मोटा मोटा तौर पे कितने प्रॉफिट जो है वो आने चाहिए, अगर हमारे को माइनस करके हमारे को पता चल जाएगा कि हम सुपरली कितना जो है वो प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। और गुडविल जो है वो कैसे कंप्यूट करी जाती है? अगर हम सुपर प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो है वो गुडविल आ जाती है। तो हमने जो है वो 5 स्टेप्स के अंदर हमने जो है वो गुडविल जो है वो निकालनी सीख ली अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, हमारे को ना सुपर प्रॉफिट जो है वो मेथड जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। सर आप ना हमें अगले जो है वो मेथड पर ले चलो। अगला मेथड आ जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है ना, कुछ अगर मान लो कोई भी फर्म है, उसने कुछ भी कोई उसकी कोई कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी जो हम निकालना सीखेंगे, और ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर ही कंप्यूट करी जाती है। अगर हम उसे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर देंगे ना, तो हमारी गुडविल जो है वो कंप्यूट होती है। कैपिटलाइजेशन मेथड भी जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक आ जाता है कैपिटलाइजेशन जो है वो अगर हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालते हैं, और कैपिटलाइजेशन हम करते हैं सुपर प्रॉफिट का। आई होप आप इतने एनफ मैच्योर होंगे कि आपको जो है वो एक बात समझ में आ रही होगी कि हम ना जब भी किसी को कैपिटलाइज करते हैं ना, तो हम जो है वो उसे ना डिवाइड कर देते हैं। तो हम जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है वो जो लास्ट स्टेप होता है ना, उसके अंदर जो है वो हम गुडविल निकालने के लिए हम सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं, और इस केस के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर देते हैं। सर इसके अंदर जो है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमने जो है वो अभी सीख लिया। 2 अप्रोचेस के थ्रू निकलती है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी और एसेट साइड अप्रोच से भी। वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे को ऑलरेडी आता ही है। दिक्कत कहाँ है कि हमारे को जो है वो कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट्स के बेसिस पर हम जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स के बेसिस पर हम जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। वेट अ सेकंड, मैं आपको जो है वो बुक के थ्रू भी जो है वो एक बार दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने जो है वो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड जो है वो हमने कंप्यूट कर लिया। उसके बाद जो हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न से। और इतने तो जो है वो आप एनफ मैच्योर हो कि आपको इतना पता है कि किसी भी चीज़ को कैपिटलाइज करना, उसकी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो उसको हम नीचे रख देंगे। अब जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है 16,000 का, और फर्म नॉर्मली अर्न करती है 10% का। फर्म नॉर्मली 10% का कैसे अर्न करती है? इन्फोसिस कैसे देख रही है? देखो इन्फोसिस देख रही है, रिलायंस को देख रही है। वो रिलायंस तो 10% का प्रॉफिट नॉर्मली अर्न करती है। तो हमने जो है वो क्या कर दिया
इस प्रॉफिट को जो है वो कैपिटलाइज कर दिया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो रिलायंस की एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 है, उसके ऊपर 10% जो है मल्टीप्लाई करके हमारी जो वैल्यू है वो कैपिटलाइज्ड हो गई बिजनेस की। मतलब हमारा एक तरह से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, वो लगा हुआ है मेरा 16,000 रुपये का पैसा लगा हुआ है। ठीक है सर। इसके बाद हमारे को नेट एसेट्स जो है वो कंप्यूट करने पड़ते हैं। नेट एसेट्स जो है वो कैसे कंप्यूट होंगे, सारे के सारे एसेट्स में से हम जो है वो माइनस कर देंगे करंट जो है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारी जो है वो नेट एसेट्स आ जाते हैं। और गुडविल जो है वो कैसे निकाली जाएगी, जो कैपिटलाइज वैल्यू होगी, जो हमने जो है वो स्टेप नंबर जो है वो 2 के अंदर निकाली थी, उसमें से हम जो है वो नेट एसेट जो भी हमने स्टेप नंबर 3 के अंदर निकाले हैं वो माइनस करके हमारी गुडविल आ जाएगी। इससे हमारा जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है वो हम निकाल पाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर भी था कि जहाँ पर जो हमारी टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एवरेज प्रॉफिट्स को 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट इस एग्जांपल के अंदर जो है वो कितने थे, फर्म ने 60,000 रुपये के जो है प्रॉफिट अर्न करे थे, तो 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट था। हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, फर्म नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दे रखा था 10% का। हमने जो है वो उसकी कैपिटलाइज कर दी, उसकी पावर को बढ़ा दिया डिनोमिनेटर में डाल के, तो 6 लाख रुपये आ गया। और नेट एसेट जो है वो कैसे निकाले जाते हैं, टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज़ माइनस करके। टोटल एसेट जो है वो दे रखे हैं 7,20,000 रुपये के, और जो है वो हमने लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी, मतलब 2,40,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट एसेट्स आ गए। और गुडविल जो है वो निकल जाएगी कि टोटल कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट माइनस कर देंगे तो हमारी गुडविल जो है वो आ जाएगी। गुडविल आ गई हमारी 1,20,000 रुपये। ठीक है सर। सर एक बात बताओ कि जो है वो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जो एवरेज प्रॉफिट जो भी पास्ट फ्यू ईयर्स के एग्रीड ईयर्स के बेसिस पर आता है उसे बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस आता है कि एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के जो डिफरेंस होता है ना उसे बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो है वो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो जरूर यूज़ करा जाता है, ये तो हमने अभी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ होता है एवरेज प्रॉफिट के अंदर, सर नहीं यहाँ पर नहीं यूज़ होता, सुपर प्रॉफिट के अंदर वो तो यूज़ होता है। ठीक है, ये हमने जो है वो पढ़ लिया डिफरेंस जो है वो एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का जो है वो हमने डिफरेंस जो है वो पढ़ लिया। ठीक है। इसके बाद जो है वो जो हम जो है वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके बाद जो हमारा जो कॉन्सेप्ट लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कैसे करा जाएगा, सुपर प्रॉफिट्स को हम डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ जो रिटर्न है अगर हम उसको जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हमारी गुडविल जो है वो निकल जाएगी। तो सर दिक्कत रही, एक तो जो है वो दिक्कत रही कौन कौन सी चीज़ों की, जो है वो हमारे को 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हमारे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, वो तो क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे को सुपर प्रॉफिट जो है वो चाहिए। देखो हमारे को ना तो मेन जो है वो जो कहानी फंस जाती है वो फंस जाती है सुपर प्रॉफिट निकालने की। सही बात है, सुपर प्रॉफिट निकालने की जो है वो कहानी फंस जाती है। देखो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले जो है वो हमारे को कैलकुलेट करना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, अगर हम सारे के सारे एसेट्स अभी पढ़ा था, सारे के सारे एसेट एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें, उसमें से अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और उसके बाद हम सेकंड स्टेप के अंदर हम नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड पर। जितना कैपिटल एम्प्लॉयड जो नॉर्मली हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है और इंडस्ट्री के अंदर क्या रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, इतना जो है वो एवरेजली जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह जो है वो लगाना ही है, तो वो हम जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स कंप्यूट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम जो है वो क्या कंप्यूट कर लिया, हमने जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट कर लिया जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड पर था स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप्स नंबर 2 के अंदर ये कंप्यूट करने के बाद हमने एवरेज प्रॉफिट जो है वो 5 ईयर से कंप्यूट कर लिए। और जनरली जो है वो 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन के अंदर दे रखे होते हैं, ये तो हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखे हुए हैं। और उसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है वहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या, सुपर सुपर नाम से क्लियर है कि नॉर्मल से कुछ ज़्यादा, उसे बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। वो कैसे निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा वो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल जो है वो कैसे कंप्यूट करी जाती है, सुपर प्रॉफिट को अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। देखो इसे कैपिटलाइजेशन क्यों बोला जाता है, देखो हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और जो वैल्यू निकल कर आती है ना, अगर हम एक तरह से उसी को मल्टीप्लाई कर दें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो जो है वो सिंपल सा ये तो मैथमेटिकल रूल है कि वो क्या निकल के आ जाएगा। अगर हम गुडविल को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दें तो सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो एक तरह से ये पता चल जाता है मोटा मोटा तौर पर
कि हमारे सुपर प्रॉफिट जो है वो कितने हैं। तो हम कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट के अंदर हम सुपर प्रॉफिट्स को ही कैपिटलाइज करते हैं। जैसे हमने एक इस एग्जांपल के अंदर करा भी था, जहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो है फर्म के दे रखे थे 1,50,000, टेंजिबल एसेट्स जो है वो दे रखे थे 14 लाख के, आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है वो दे रखी थी 4 लाख की। सेम टाइप के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैसे निकलेगा, टोटल टेंजिबल एसेट्स में से हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दी, मतलब 14 लाख में से 4 लाख माइनस कर दिए, 10 लाख रुपए निकल गए। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 10 लाख निकाल ली थी, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा था, तो वो 10% था, 1 लाख आ गया। सुपर प्रॉफिट जो है वो कैसे निकला, एवरेज प्रॉफिट में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिए, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया, वो आ गया हमारे पास 50,000। और फिर हमने गुडविल जो है वो क्या कर दिया, हमने सुपर प्रॉफिट्स को जो है वो कैपिटलाइज करके हमने जो है वो क्या कंप्यूट कर ली, जो है वो गुडविल जो है वो कंप्यूट कर ली। आई होप आपको जो है वो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई जो है वो डाउट है, कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे जो है वो अपने डाउट, क्वेरीज, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, आपने जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा है, तो वो आप मुझे जो है वो बता सकते हो, और मैं आपकी क्वेरीज को जो है वो एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अच्छे से जो है वो रिवीजन करना, और जो है वो बेस्ट ऑफ लक।